देखो एक दिन आप सुबह उठो और आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि जो आपको पोर्टफोलियो है वो 48% से डाउन हो चुका है और कुछ ही घंटों में जो आपकी मेहनत की कमाई है वो लगभग आधी हो जाती है। फिर आप ये सोचते हो कि आपने गलती कहाँ पर की। फिर जब इसके लिए आप रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है कि इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है। और जब आप इस घटना की जो चर्चा है वो अपने दोस्त के साथ करते हो तो वो आपको बताता है कि आपके साथ तो एक बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है। स्टॉक मार्केट, जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये एक ऐसा कुआं है जिससे पूरे देश की जो पैसों की प्यास है वो बुझ सकती है। और ये वही मार्केट है जो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमाने का जरिया कम और जो बर्बादी का सबक है वो ज्यादा बन जाता है। तो ये साल था 1992 जब एक आदमी ने पूरे देश के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला करके रख दिया था और उस आदमी का नाम था हर्षद मेहता। और इस स्कैम के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोगों ने चैन की सांस ली कि अब तो ये पकड़े जाएंगे। लेकिन इनके कुछ सालों बाद फिर एक ऐसा नाम सामने आता है जिससे कि जो देश की जनता है वो बिल्कुल ही अनजान थी और उस आदमी का नाम था केतन पारेख। अब ये कौन लोग थे और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है, सबके बारे में हम आगे वीडियो में जानते हैं। अब ये वो लोग थे जिन्होंने इस देश के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैम को अंजाम दिया था। जब ये सब सामने आए तो इन लोगों पर कार्रवाई भी हुई। अब देखो इन स्कैम्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझना होगा कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये काम कैसे करता है। अब मान लीजिए कि आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है और उस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको लगभग 500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। अब आपके पास इतने पैसे तो है नहीं, तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर इस पब्लिक से ये कह सकते हैं कि ये जो आपकी कंपनी है इसमें वो इन्वेस्ट करें और उस कंपनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिस हिसाब से वो पैसे लगाएंगे उस हिसाब से उन लोगों को दे दिया जाएगा। और जब आप इस कंपनी का जो हिस्सा है वो लोगों को देने लगते हैं तो उसे आईपीओ बोला जाता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और उसी ओनरशिप के एक छोटे से हिस्से को हम लोग शेयर्स बोलते हैं। अब देखो आप रिलायंस या फिर आदित्य बिरला ग्रुप जैसी किसी भी कंपनी का कोई शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के एक बहुत छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो। अब आप लोगों के मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि ये जो शेयर्स के प्राइस हैं ये ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं। तो इसका एक बहुत सीधा सा जवाब है, डिमांड और सप्लाई। मतलब जब ज्यादा लोग उस शेयर को खरीदने लगते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है और उसके प्राइस भी अपने आप बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही लोग उस शेयर को बेचने लगते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो वो जो शेयर्स के प्राइस हैं वो भी कम हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजी का गेम, यानी लालच, फियर और फोमो। और इसी छोटी सी साइकोलॉजी का फायदा उठाकर जो स्कैमर्स है वो लोगों को अपने जाल में फंसा देते हैं। मतलब सोचो कोई आदमी है जो किसी शेयर के प्राइस जानबूझ करके आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाते, यानी सोशल मीडिया पर एड्स चला करके या फिर किसी और तरीके से उस शेयर को लोगों के बीच पॉपुलर कर रहा है, जिससे क्या होगा कि जो लोग हैं वो किसी पर्टिकुलर कंपनी की जो शेयर है उसे खरीदने के लिए रेडी हो जाएं। इससे जो उस कंपनी के शेयर हैं उनकी डिमांड बढ़ेगी और उस डिमांड के साथ उस शेयर के पैसे भी बढ़ेंगे। और जैसे ही उस शेयर के पैसे बढ़ने लगते हैं तो जो स्कैमर है वो अपने शेयर्स जो कि उसने होल्ड करके रखे हुए थे उन्हें बेच करके अपना प्रॉफिट लेता है और वहां से फरार हो जाता है। और इसी को कुछ लोगों ने पंप एंड डंप स्ट्रेटेजी भी बोला है। लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा शेयर मार्केट स्कैम हुआ था वो किसी कंपनी के शेयर खरीदने या फिर बेचने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि एक आदमी था जिसने इस पूरे बैंकिंग सिस्टम की जो कमियां थी उनका फायदा उठाया था और इस फायदे की वजह से इस देश का एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट स्कैम हुआ था। और इस शेयर मार्केट स्कैम का जो मेन कैरेक्टर था उसका नाम था हर्षद मेहता। देखो इस देश और दुनिया के जो सबसे बड़े स्कैम हुए हैं वो छोटे छोटे सपनों से ही शुरू हुए थे। देखो ये जो कहानी है ये स्टार्ट होती है सन 1980 में, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था और तभी एक छोटे से घर का लड़का था जो कि ट्रेन से ऑफिस जाया करता था। लेकिन उसके पास ना तो कोई डिग्रियां थी और ना ही कोई ऐसी स्किल थी जिससे कि वो बहुत सारा पैसा कमा सके, लेकिन उसके अंदर पैसे कमाने की एक बहुत बड़ी ललक जाग चुकी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने एक ऐसी स्किल पर काम करना स्टार्ट कर दिया था जिससे कि वो किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से समझ जाता था और उस चीज को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करने लग जाता था। वैसे तो हर्षद ने काफी छोटी बड़ी कंपनियों में काम किया था, लेकिन काफी समय से जो उसकी नजर थी वो बॉम्बे के दलाल स्ट्रीट पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसके बारे में वो ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में पढ़ता रहता था। फिर धीरे धीरे उसने ब्रोकरेज फर्म में काम करना स्टार्ट कर दिया और जो मार्केट के काम करने के तौर तरीके हैं उसे सीखने लग गया। और ये वो टाइम था जब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो डिजिटल नहीं हुआ करता था, बल्कि उसका जो सारा काम होता था वो पेपर्स पर हुआ करता था। और ये जो सिस्टम की कमियां थी उन्हीं को हर्षद अपनी मजबूती बनाता चला गया। और इस टाइम पर हर्षद जो था वो शेयर्स के प्राइस ही नहीं देख रहा था, बल्कि इस सिस्टम की जो कमियां थी उन्हें भी एनालाइज कर रहा था। मतलब कौन सी बैंक कैसे अपने पैसे का आदान प्रदान करती है, उस सबके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इस सबके बीच जो लूप होल है उसमें से कैसे वो पैसे निकाल सकता है। अब ये सब करते करते उसने अपनी खुद की एक ब्रोकरेज फर्म भी खोल ली थी। अब जैसे जैसे उसके जो प्लान्स थे वो सक्सेसफुल होते जा रहे थे तो उसका जो कॉन्फिडेंस था वो भी पूरी तरीके से बढ़ता ही चला जा रहा था। और यही वो टाइम था जब हर्षद जो था वो शेयर मार्केट में एक ट्रेंड और ट्रेंड सेटर भी हुआ करता था। और उस टाइम पर जो लोग थे जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हुआ करते थे वो बिना कुछ सोचे समझे हर्षद के जो कदम है उनके पीछे पीछे चल दिया करते थे। मतलब जहाँ पर हर्षद शेयर खरीद रहा था वहाँ पर लोग भी खरीद रहे थे, जहाँ पर वो बेच देता था वहाँ पर लोग भी बेच देते थे। और फिर हर्षद को समझ में आ गया था कि ये जो बहुत बड़ा लूप होल है जिससे वो पैसे कमा सकता है उसका काफी यूज किया जाए। तो उसने एसीसी सीमेंट की जो कंपनी है उसमें एक ऐसा बड़ा बेट लगाया जिससे कि उस कंपनी के जो शेयर्स थे उनके प्राइस काफी ऊपर जा चुके थे, जिससे कि इस देश की मीडिया और जो लोग थे
वो उसे तब बिग बुल के नाम से जानने लगे थे। और इस टाइम पर अरशद जो था वो अपने पीक पर था, मतलब मीडिया के इंटरव्यूज, लग्जरी कार्स और जो लोग थे वो उसको शेयर मार्केट का जादूगर कहा करते थे। लेकिन इस सबके बीच एक सवाल बहुत ज्यादा आगे आ रहा था कि जो हर्षद है उसके पास इन्वेस्टिंग के लिए इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। क्या ये उसकी स्मार्ट इन्वेस्टिंग का नतीजा है या फिर कुछ ऐसा है जो कि इस देश की जो जनता है वो देख नहीं पा रही है। और यहीं से शुरू होता है 1992 की जो सिक्योरिटीज थी उनके सबसे बड़े स्कैम का राज। अब ये एक ऐसा राज था जिससे कि इस देश के फाइनेंशियल सिस्टम की बहुत बड़ी कमियां छुपी हुई थी, फेक डॉक्यूमेंट्स का राज छुपा हुआ था और जो हजारों करोड़ रुपए हैं उनके मिसयूज का कारण छुपा हुआ था। तो इस टाइम पर जो भारत की इकोनॉमी थी वो लिबरलाइजेशन के शुरुआती दौर में थी और इस सब के बीच मार्केट में बहुत तेजी थी। बैंकों के पास हजारों करोड़ रुपए थे जो कि वो इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन इस सब के बीच एक ऐसा लूपहोल था जिसे कि हर कोई नहीं समझ पा रहा था। लेकिन हर्षद ने उस लूपहोल को बहुत ही आसानी से समझ लिया था और यहीं से शुरू होती है रेपो डील्स। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो रेपो डील्स हैं ये होती क्या है। कोई नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये जो रेपो डील्स हैं इनका आखिर में काम क्या होता है। तो मान लीजिए कि कोई बैंक ए है, उसके पास कुछ दिनों के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि वो बैंक बी को देना चाहता है। अब बैंक बी और बैंक ए के बीच एक ऐसी डील साइन होती है जिससे कि वो जो पैसा है वो इधर उधर होता है, लेकिन इसके बीच में एक ब्रोकरेज का होना बहुत जरूरी होता था, जिससे कि वो पैसा था वो डायरेक्ट उस बैंक बी के पास ना जा करके पहले वो पैसा ब्रोकरेज के पास जाता था, फिर वो पैसा जो था वो बैंक बी के पास जाता था। अब इसमें जो लूप होल था वो हर्षद ने समझ लिया था, तो उसने क्या किया कि बैंक ए से पैसे लेकर के अपने पास रख लेता था, फिर उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता और जो शेयर्स थे उनके प्राइस बढ़ा करके अपना जो प्रॉफिट था वो ले लेता था, फिर जो पैसा होता था वो बैंक बी को दे देता था। अब इस सब के बीच कुछ टाइम लगता था जिससे कि हर्षद का भी काम हो जाता था और जो बैंक है उनका भी काम हो जाता था। लेकिन जो बैंक थी वो ऐसे ही काम नहीं करती थी, वो एक रिसिप्ट बना करके देती थी जिसे कि बीआर बोलते हैं, यानी बैंक रिसिप्ट। फिर जब ये सब ज्यादा बढ़ने लगा तो हर्षद का जो प्रॉफिट था वो भी बढ़ने लगा, तो लोगों की जो नजर थी वो सीधा हर्षद पर जाने लगी थी। तो हर्षद ने एक दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि ये जो बैंक रिसिप्ट है उनको वो फेक तरीके से बनवा ले, तो जो पैसे है वो उसके पास आ जाएंगे और उनका जो यूज है वो शेयर मार्केट में कर देगा, लेकिन वो पैसे वो बैंक बी को देने भी नहीं पड़ेंगे। और यही उसने करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो काफी वीक होने लगा था। फिर एक दिन एक रिपोर्टर थी सुचित्रा दलाल, उसकी नजर इस सब पर पड़ती है, तो उसने इस सबके बीच का जो लूप था उसे समझा और फिर पता चला कि जो हर्षद है वो बहुत बड़ा स्कैम कर रहा था। फिर उन्होंने इस सबके बारे में आर्टिकल लिखने स्टार्ट कर दिए, जिससे कि ये जो स्कैम था वो लोगों की नज़रों के सामने आने लगा था। तो सरकार ने इस स्कैम के ऊपर कदम उठाए और जो हर्षद है उसके ऊपर केस हुआ। फिर इस केस का जो फाइनल जजमेंट है उसमें हर्षद को सजा सुनाई गई। लेकिन जब हर्षद को सजा हो गई तो लोगों को ये लगा कि जो स्कैम की कहानी है ये यहीं पर बंद हो जाएगी, क्योंकि इस सबके बीच जो इन्वेस्टर्स थे उनका काफी नुकसान हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर जो मार्केट है वो क्रैश हो चुका था। फिर जब मार्केट दोबारा रीडेवलप हुआ तो लोगों को ये लगा कि अब ऐसे स्कैम जो है वो फ्यूचर में नहीं होने वाले हैं। लेकिन फिर एक नाम सामने आता है केतन पारेख का। वैसे तो वो एक प्रोफेसर था, फिर उसके बाद सीए बना, लेकिन जो केतन पारेख था वो मनी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता था, तो उसने शेयर्स को मैनिपुलेट नहीं किया, बल्कि कुछ जानी मानी जो कंपनियां थी उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया, जो कि कम्युनिकेशन मीडिया या फिर ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर बेसिस थी जो कि फ्यूचर में काफी ग्रोथ करने वाली। तो इन कंपनियों की जो प्राइस थे वो काफी बढ़ने लगे, तो इन्वेस्टर्स को ये लगा कि ये जो कंपनियां ये फ्यूचर में काफी ग्रोथ करने वाली हैं, तो उन्होंने जो अपना पैसा है वो उन कंपनियों में लगाना स्टार्ट कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ शेयर मार्केट का एक दूसरा बहुत बड़ा स्कैम। लेकिन फिर जब ये स्कैम बढ़ने लगे तो ये जो सरकार है इसने काफ़ी डिसीजन लिए, जिसमें कि एक डिसीजन ये भी था कि जो इंटरनल ट्रेडिंग है वो अब नहीं हो सकती है। फिर धीरे धीरे ये जो शेयर मार्केट था वो ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा था, मतलब डीमेट अकाउंट जो है वो ऑनलाइन खुलने लगे थे। आप घर बैठ करके इंटरनेट की सहायता से आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर शेयर को खरीद बेच सकते थे, तो ये जो काम था वो काफ़ी आसान हो गया था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती है तो जो स्कैम है उनको करने के कई तरीके भी बढ़ने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो स्कैमर्स थे उन्होंने नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे, जैसे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बनाना, जिसमें कि जो शेयर्स थे उनके बारे में जानकारी को देना, जिससे कि वो लोग क्या करते थे उन शेयर्स के बारे में जानकारी देते थे उन ग्रुप्स पर, तो जो शेयर्स थे उनकी प्राइस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता था। कई बार जो कंपनी है उसके शेयर्स ऊपर चले जाते थे, कई बार जो कंपनी ऐसी वजह से उनके जो शेयर्स हैं वो नीचे चले जाते थे। अब ये जो नए स्कैम्स थे ये उस टाइम के स्कैम के मुकाबले काफ़ी डेंजरस स्कैम हुआ करते थे, क्योंकि इस टाइम पर जो लोग हैं उनके पास ऑनलाइन नोटिफिकेशन जाता था कि जो शेयर हैं उनको सिर्फ 500 रुपये में खरीदिए और सिर्फ 1-2 मिनट बाद ही आप 1000 रुपये तक बेच सकते हैं। लेकिन ये जो पुराने स्कैम थे इनके मुकाबले ये जो नए स्कैम है ये काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं, इससे आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। अब आप इस सबसे कैसे बच सकते हैं? आप ये जो फेक इन्फ्लुएंसर्स, फेक टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनसे दूर रहिए। आपको शेयर मार्केट में घुसना है तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च करिए, फिर उसके बाद ही इस मार्केट में एंट्री लीजिए, क्योंकि आप इस मार्केट में नए हैं तो आपका जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अगली बार से आप जो शेयर्स खरीदें उनके बारे में पहले जानकारी ले लें, उस कंपनी ने अपने पिछले कुछ सालों में कैसा परफॉर्म किया है, उसके जो शेयर्स हैं उनका रेट कभी बढ़ा भी है या फिर किसी जगह पर स्टेबल रहा है। और इसके अलावा भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि जो न्यूज़पेपर्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनमें ज़्यादातर जो शेयर मार्केट है उसके बारे में पता चलता रहता है।
इसके बारे में काफ़ी सारी बुक्स भी आती हैं, उनके बारे में रीड करिए, जिससे कि जो शेयर मार्केट है उसके बारे में आपको पूरी तरीके से पता चल सके कि ये आखिर होता क्या है और इसमें काम कैसे किया जाता है। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बता दें कि आपके साथ कभी ऐसा स्कैम हुआ है। और ये जो वीडियो है ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी शेयर मार्केट के बारे में पता चल सके कि इसमें जो स्कैम है वो कैसे होता है और आपके जो दोस्त हैं वो इससे कैसे बच सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।